बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाम पूरा लिखेगा आप लोग, नाम नहीं लिखा इसने। पहले आप लोग पूरा नाम लिखिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फॉर्मूला है LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जो न्यूक्लियोफाइल देता है बच्चों, ये H माइनस क्रिएट करता है। हाइड्राइड का अर्थ होता है H माइनस आयन। तो ये नाम ही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव लोग हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। LiAlH4 हो गया। आगे बढ़ सकता हूँ। अब बेटा H माइनस जाएगा तो R के साथ X हटा के RH बनाएगा। तो मतलब यहाँ क्या बना, उतने ही कार्बन जिसका अल्काइल लाइट था उतने ही कार्बन का अल्केन बन गया, क्लास ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा है बच्चों R-MgX, शायद आपको पता भी होगा 11 से, नहीं पता तो आज से सुन लीजिए। इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट इतना फेमस इसलिए क्योंकि इसमें R और Mg वाला पार्ट कोवेलेंट होता है और Mg और X वाला पार्ट आयनिक होता है। तो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 50% आयनिक नेचर है, 50% कोवेलेंट नेचर, इसलिए बड़ा फेमस भी है। अच्छा, काम कैसे करेगा सर? कोवेलेंट हिस्सा कोवेलेंट मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। कोल्ड मॉलिक्यूल कौन है? RX। RX साथ अटैक कौन करेगा? R डैश, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ है, मैग्नीशियम बीइंग अ मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो R डैश माइनस बन जाएगा। तो देख लो यहाँ R डैश लिख लेना। R डैश माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, ये जाके लग जाएगा R पे, तो R बॉन्ड R डैश, यानी कि अल्केन तो बना, लेकिन ये अल्केन का फॉर्मेट क्या है? R बॉन्ड R डैश, मतलब हायर अल्केन, कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। लिखो बच्चों, लिखो तो हाँ बोलो। तो एसएन रिएक्शन दो प्रकार से किए जा सकते हैं। मैकेनिज्म का एक्सप्लेनेशन है। एक है SN1, SN में सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर। एक SN2, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2 स्टैंड्स फॉर बाइमोलिकुलर, जिसमें हम SN2 पहले समझना चाह रहे हैं। आइए, लाल डॉट को मानो आप एक कार्बन, ठीक है, लाल डॉट को। ये कार्बन टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल मतलब बच्चों, सर टेट्राहेड्रल मतलब दो बॉन्ड एक प्लेन में, जैसे ये बॉन्ड प्लेन में, ये बॉन्ड प्लेन में, एक आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, एक इनसाइड द प्लेन ऑफ, पता है ना, ऐसे टेट्राहेड्रल शो करते हैं। हेलो, अगर आप लोग गौर करो तो ये टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, मतलब पेपर में, पेपर तो 2 डायमेंशनल होता है ना। ये हो गया एक हेलोजन, देखो ये लाल डॉट के साथ एक इसने बड़ा सा एक्स जोड़ दिया, हेलोजन। और एक सेम प्लेन में है, मतलब एक ये दोनों सेम प्लेन में। ये अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो ये प्लेन के बाहर आ रहा है और प्लेन के पीछे जा रहा है। हेलो, ये बाहर आ रहा है, ये पीछे जा रहा है। तो जो बाहर आ रहा है उसको वेज से दिखाते हैं, जो पीछे जा रहा है उसको डैश से दिखाते हैं। कोई दिक्कत है? और ये मान लो ये आपका प्लेन का आपका अखबार, आपका जो कॉपी का प्लेन है, ये वो प्लेन हो गया। तो दो बॉन्ड प्लेन में, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन के बाहर एक, ऐसे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल दिखाते हैं। ठीक है, अब ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में बच्चों मान लो OH माइनस अटैक कर रहा है। ये है O, ये है H और O पे है माइनस। हम सब इतनी बात जानते हैं कि बिकॉज ऑफ हेलोजन, मास्टर देखो इतना कलह बता चुके हो कि हेलोजन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये होगा माइनस और इसको कर देगा प्लस, और ये प्लस की लालच में यहाँ घुस आएगा माइनस। अब बेटा शायद यही फोटो आपको ऊपर भी दिखाई जा रही है। इसको, ये लाल बॉल को मानो O माइनस, उसके साथ जुड़ा हुआ है H। बेटा जब ये O माइनस आएगा तो ये किसकी लालच में आएगा? इस लाल डॉट की, कार्बन की लालच में। हेलो, हेलो। और जब ये O आएगा इस कार्बन के पास, तो जब ये आएगा तो लीविंग ग्रुप, यानी कि ये ग्रीन बॉल, यानी कि जो हेलोजन एटम होगा वो लीव करेगा। तो एक समय होगा कि ये इससे आकर्षित हो ही रहा होगा और ये टूट ही रहा होगा। देखो इसने इंटरमीडिएट से दिखाई हुई है कि देखो ये अटैच हो ही रहा है और ये टूट ही रहा है। फोटो समझ में आती है? हेलो। लेकिन बेटा इस इंटरमीडिएट स्टेज में अगर आप सोचो तो न ये पूरा पूरा जुड़ा है, न ये पूरा पूरा टूटा है। मतलब सर ये जो 3 बॉन्ड होंगे इनके लिए तो अब दो ग्रुप्स आ चुके हैं। तो बेटा कायदे से ये इंटरमीडिएट स्टेज तो ये ट्रायंगुलर हो चुका होगा, और ये ऊपर और नीचे 2 पिरामिड, मतलब यहाँ से आ ही रहा है, यहाँ से जा ही रहा है, तो मतलब सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द तो फिलहाल 5 लोग हो गए। 5 लोग होते हैं तो शेप क्या होता है? VACPR पढ़ाए होंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये देखो जो चीज़, हाँ, तो जो चीज़ ने बेटा, ये कार्बन के मैं 3 ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, इसकी, इसकी और इसकी। जो चीज़ ने मुंह पहले ऐसे निकाला हुआ था,
इसकी तरफ, वो अब एक प्लेन में आ गया, खड़ा हो गया। हेलो हेलो भाई, जो तीन ग्रुप्स का मुंह मान लो लेफ्ट साइड था, वो अब खड़े हो गए तीनों। देखो ये तीन खड़े हो गए। और जब मान लो ये आने वाला ग्रुप जुड़ जाएगा और लीविंग ग्रुप चला जाएगा, देखो लीविंग ग्रुप चला गया, देखो यहाँ डंडी तोड़ दी है इसने, और आने वाला ग्रुप आ गया है। कहाँ आया है? देखो ये लग गए ये। तो अब आने वाला ग्रुप अगर आएगा बेटा, तो कायदे से इस कार्बन पे अप्रोच तो यहाँ से हुई है। तो जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में तीन लोग मुंह करके खड़े थे, वो अब रहेंगे अभी भी टेट्राहेड्रल, लेकिन उनका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। भाई जो लेफ्ट साइड में मुंह निकाल के खड़े थे, वो राइट साइड में मुंह निकाल के खड़े होंगे। हेलो, मतलब जो ये ट्रायंगुलर चीज़, ट्रायंगुलर ही है कायदे से। भाई ये प्लेन के बाहर, ये प्लेन के अंदर, ये ऑन द प्लेन, ये ट्रायंगल ही है ना। हेलो हेलो हेलो। तो पहले बेटा जो लेफ्ट साइडेड ट्रायंगल था, हालांकि है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, पर ये तीन लोगों को मैं मान रहा हूँ बेस में ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये जो बेस में ट्रायंगल बन रहा था भाई टेट्राहेड्रल, एक बार अब आपको ये लगभग फ़ोटो मैं फिर से दिखाता हूँ, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, और थोड़ा सा ठीक लग जाएगा। हुआ ये बच्चों कि ये जो ट्रायंगल था, कौन सा ट्रायंगल? रिएक्टेंट का। ये है मेरा रिएक्टेंट, और ये है रिएक्टेंट का आर बॉन्ड एक्स। जो भी आर का कन्फिग्रेशन था टेट्राहेड्रल कार्बन का, वो लेफ्ट साइडेड मुंह का था। जब उसमें अटैकिंग स्पीशी बैक साइड से आया, एक इंटरमीडिएट स्टेज बनी जिसमें ये आ ही रहा है, ये जा ही रहा है। वो इंटरमीडिएट स्टेज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थी। अब जब ये जाने वाला ग्रीन बॉल यानी कि हेलोजन चला गया और आने वाला अटैकिंग स्पीशी न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो बच्चों ये जो कार्बन का ओरिएंटेशन है ना, ये इन्वर्ट यानी कि उल्टा गया। इसका ट्रायंगल पहले लेफ्ट साइडेड था, अब राइट साइडेड हो गया। ट्रायंगल मतलब इसका टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन। हेलो, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और टेक्निकली बता देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ टाइम इन्वेस्ट कर चुका हूँ। पता है कहाँ पे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। बेटा शायद आप लोगों को ये बात याद होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से हमने कहा था एक ऐसा कार्बन जो चार डिफरेंट बॉन्ड बनाता है, मान लो एक हेलोजन है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, वो ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि लाइट के प्लेन को रोटेट करने की क्षमता रखता है। हेलो, मान लेते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे ये कार्बन ऐसा ही ऑप्टिकली एक्टिव था, ये चार अलग अलग बॉन्ड बना रहा है अगर था, तो बच्चों इसका मान लो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मैंने उसको प्लस लिख दिया। तो बच्चों यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो इन्वर्टेड होगी, लीवो रोटेटरी। मतलब न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से आके इस तरीके से अटैक करके मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन इन्वर्ट कर देते हैं। ये चीज़ हमने एक्सपेरिमेंटली चेक की, किससे? पोलैरीमीटर से। और वाकई में ये चीज़ निकल के आई कि भाई साहब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पोलैरिटी इन्वर्ट हो जाती है। हेलो, ऑप्टिकल एक्टिविटी, पोलैरिटी नहीं बोलना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन्वर्ट हो जाती है। हेलो सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है, रुक जाओ, पहले फिर से मैं पूरी बात बोल देता हूँ। अभी ठीक आ रही है कि मीटिंग आईडी फिर से भेजूं बच्चों? क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है, ये मैं फिर से बोल सकता हूँ, कट रही है। बीच में कर। चलो, हाँ, एक बार फिर से वही काम को कर रहे हैं, बस दूसरी फ़ोटो से। पहले समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे खुद भी। अगर आप ऑब्जर्व करो बच्चों, तो ये सी बॉन्ड एक्स है, अल्काइल हैलाइड, ऑब्वियसली ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब टेट्राहेड्रल होगा, मतलब चार बॉन्ड बनाएगा, जिसमें दो बॉन्ड होंगे एक प्लेन में, एक आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर वेज, एक इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर डैश। इस कार्बन में पॉजिटिविटी है क्योंकि ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो पोलैरिटी आ जाती है। इस प्लस से ललचा के ऐड हो जाता है कोई माइनस, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। फिलहाल न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है। बैक साइड अटैक कर रहा है मतलब पीछे से। मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों सबको अच्छे से? हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल फिलहाल ये पॉजिटिव के लालच में इससे आकर्षित हो रहा है और पीछे से अटैक कर रहा है। तो इंग्लिश लिखेंगे अभी बैक साइड अटैक, और यहाँ पे लिखा है रिएक्टेंट इज टेट्राहेड्रल, लिखना चाहिए रिएक्टेंट इज टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक हो रहा है। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट, अभी प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेज है,
तो इंटरमीडिएट कैसा बन रहा है, देखो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल आ ही रहा है, एक्स निकल ही रहा है, और ये जो ट्राइंगुलर चीज़ थी वो एक प्लेन में आ गई। हेलो, ये जो ट्राइंगुलर चीज़ लेफ्ट साइड मुंह निकाल के खड़ी थी ये प्लेन में आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी तो अब उतना रिपल्शन मिल रहा है जितना यहाँ से मिल रहा है। भाई पहले ऐसा इस लेफ्ट हैंडेड ट्राइंगल क्यों था? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर था, केवल यही बॉन्ड पेयर था। तो 4 लोग होते हैं तो टेट्राहेड्रल बनता है, टेट्राहेड्रल में एक ये और नीचे रहता है ट्राइंगल। हेलो, मतलब राइट साइड ये है तो लेफ्ट साइड होंगे ट्राइंगल। अब फिलहाल यहाँ से भी अगर रिपल्शन राइट इस लेफ्ट साइड से भी अगर बॉन्ड पेयर आ जाएगा तो कायदे से इंटरमीडिएट स्टेज तो ट्राइंगुलर बन जाएगी, बीच के 3 लोग, इतना बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। तो ये इंटरमीडिएट स्टेज हो गया, लिखा भी है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब जब प्रोडक्ट लग गया तो तुम तो निकल गए, एक्स माइनस, तुम तो यहाँ से भग गए, लीव कर गए। तो अब बॉन्ड पेयर तो इस तरफ आ गया लेफ्ट साइड में, तो ये जो ट्राइंगल है ये राइट साइडेड हो जाएगा। हेलो, तो मतलब जो ओरिएंटेशन पहले लेफ्ट साइड थी वो पलट गई, इन्वर्ट हो गई। हेलो, पहले ये फोटो बना लो बच्चों, यस समझ में आता है तो ये फोटो बना लो, फोटो बनाओ तो हाँ बोलो। अब कैरेक्टरिस्टिक बच्चों सबसे पहली बात लिखेंगे स्मॉल ए, लिखेंगे इफ़ रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव। रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर होगा। ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर हम कौन सा जानते हैं? जो मैंने आपको कहा भी था, आपको जनरली यही ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर? बाय द वे, एक ऐसा केंद्र जो मॉलिक्यूल को इस औकात देता है कि वो लाइट के प्लेन को रोटेट कर सके। हेलो, तो लिखा है इफ़ रिएक्टेंट इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर होना चाहिए। ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर क्या होता है? कार्बन, कायरल कार्बन। आयरन कार्बन। देन इतना लिखो तो हाँ बोलो। अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो होगा क्या? अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तभी आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे, वरना यहाँ पे पूरा का पूरा ओरिएंटेशन इन्वर्ट हो रहा है, मान लिया, लेकिन पूरा पूरा ओरिएंटेशन इन्वर्ट हो रहा है, मतलब टेट्राहेड्रल पहले लेफ्ट हैंडेड होगा, अब राइट हैंडेड हो गया। भाई लेफ्ट राइट तो कुछ नहीं होता, वो तो 3 डायमेंशनल प्लेन में घूम सकता है टेट्राहेड्रल, तो काय का लेफ्ट काय का राइट? भाई लेफ्ट चीज़ को अगर घुमा दो तो राइट ना हो जाएगी। हेलो, यस सर। तो इसलिए आप ये केवल तब ऑब्जर्व कर पाओगे जब कार्बन कायरल हो, क्योंकि यहाँ फिक्स होगा कि इसके लेफ्ट में ये था, राइट में ये था। तो अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्जन हो रहा है। तो इन्वर्जन आप कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे? आप केवल ऐसे ऑब्जर्व कर पाओगे कि अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसे फिर से नेक्स्ट लाइन से लिखो, रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो पहला, अगर वो डेक्स्ट्रो है, यानी कि लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज घुमाता है, क्लॉकवाइज को जनरली हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से, तो प्रोडक्ट लीवो रोटेटरी होगा, यानी कि माइनस। अगर रिएक्टेंट लीवो रोटेटरी है माइनस, तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा प्लस। देयरफॉर इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी टेक्स प्लेस। दैट इज, ये ऑब्जर्व करने वाले व्यक्ति के नाम से SN2 की इस इन्वर्जन को नाम भी दिया गया है। इसे कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं? गोल्डन इन्वर्जन। हाँ, ये वही वॉल्डन है जो चार्ली के मरने के बाद एलन के साथ रहने आया था। कौन 40? कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जो लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है 40 डिग्री, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज 40 नहीं लिखते, -40 लिखते। तो कभी भी क्लॉकवाइज घूमता है उसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, क्लॉकवाइज नहीं लिखते, हम लिखते हैं +40 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो लिखते हैं -40 डिग्री। तो प्लस माइनस एक्चुअली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है डेक्स्ट्रो लीवो को। हेलो, लिखेंगे बच्चों द प्रोडक्ट इज एन ऑप्टिकली इन्वर्टेड प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे वॉल्डन इन्वर्जन। अभी भी स्मॉल ए ही चल रहा है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक में पहली बात ही चल रही है। तो अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट कैसा प्रोडक्ट? इन्वर्टेड प्रोडक्ट। व्हाट डज इन्वर्टेड प्रोडक्ट मीन? कि सर अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है और डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा, वो लीवो होगा तो डेक्स्ट्रो होगा। हेलो हेलो, यस सर। चलो
SN2 के कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे बच्चों स्मॉल बी। दूसरी बात, इट इज़ अ वन स्टेप प्रोसेस। अगर आप गौर करो बच्चों तो इंटरमीडिएट भले हमने दिखाया ज़रूर है, लेकिन इंटरमीडिएट क्या बेटा नेचर में किस एक क्षण के लिए भी एग्जिस्ट करेगा? सर हाँ, माइक्रो सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। वो तो सर ऐसी बात हो गई कि जैसे सलमान खान तेज से घूसा मारता था तो ऐसे दिखाते थे ना कि अंदर से देखो पसलियाँ हिल गई हैं। हेलो, दबंग पिक्चर देखने ना, Yes, sir. घूसा मारता है तो क्षण भर के लिए ऐसा स्नैपशॉट अंदर का दिखाते हैं कि देखो इसका जबड़ा हिल गया। अरे वो तो हो ही रहा होता है ना, वो तो मतलब, लेकिन कोई ऐसा कोई अलग टाइम फ्रेम में तो नहीं होता कि मैंने घूसा आज मारा, कल तुम्हारा जब वो हिलेगा और परसों तुम टूट के मर जाओगे, नहीं है ना। वो तो उसी क्षण में हो जाता है। तो वो तो हमने केवल वैसा स्लो मोशन पिक्चर दिखाई है आपको कि इंटरमीडिएट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हेलो, ऐसा कोई इंटरमीडिएट Yes, sir. इंटरनली वो बनकर, तो केवल ये समझने के लिए कि प्रोडक्ट इन्वर्टेड है। बाकी ये तो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड आएगा, अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। तो इट इज़ अ वन स्टेप प्रोसेस। अब ये बहुत अच्छी बात है, हालांकि हम केमिकल काइनेटिक्स जब फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से जानकारी हासिल करते जाएंगे, पर शायद इतना कॉमन सेंस हमको अभी है। तो सी लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है बेटा कि रिएक्शन की गति किस पे डिपेंड करती है। ये भी कॉमन सेंस इसलिए क्या कह रहा हूँ कि अगर तुम एक दिन में चाहते हो कि घर बने तो घर कितनी एफिशिएंसी बन रहा है कैसे चेक करोगे? मान लो एक मिस्त्री दो लेबर मिलके 10 बाय 10 की एक दीवार खड़ी कर देते हैं एक दिन में, मान लो, तो दो मिस्त्री और चार लेबर दुगना काम करने चाहिए कि नहीं? हेलो, हेलो। Yes, sir. तीन मिस्त्री छः लेबर तिगना काम करने चाहिए कि नहीं? Enough. हेलो। Yes. मतलब बेटा यहाँ पे मिस्त्री और लेबर इज एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट, और जितना ज़्यादा आप रिएक्टेंट लेते जाओगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनता जाएगा। हेलो, हेलो। Yes, sir. वैसे ही बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन भी डिपेंड करता है जितना आप रिएक्टेंट लेते हो। हालांकि ये है, या ये बात एक्सपेरिमेंटली ही पहचानी जा सकती है कि ऐसे नहीं पहचानी जा सकती। जैसे इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ जैसे फॉर इंस्टेंस मिस्त्री अगर आपने एक रखा है, लेबर भले आप तीन भी रख दो या चार भी रख दो, फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो, हेलो। Yes, sir. तो मतलब आप कहोगे सर एक मिस्त्री दो लेबर अगर 10 बाय 10 की दीवार खड़ा कर रहे हैं तो एक मिस्त्री चार लेबर और जाना, अरे वो बाकी लेबर पड़ा हुआ मसाले में झाड़ू ही मारता रहेगा और खड़ा रहेगा, इसका मतलब ठेकेदार नालायक है भाई, वो दो लेबर का एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। हेलो, नहीं समझ रहे मेरी बात? Yes, sir. तो वैसे ही हालांकि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का कितना पार्टिसिपेशन है, जैसे मैंने तो आपको रैंडम बोल दिया कि एक मिस्त्री और दो लेबर, भाई हमको क्या पता कौन रिएक्टेंट कितना लगेगा। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली जब आप सामने खड़े होकर देखोगे तभी समझ में आएगा, वैसे ही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके समझ में आता है। तो ये जो डेटा लिखा है ना एक्सपेरिमेंटल है। क्या है एक्सपेरिमेंटल डेटा? बाजू में लिखा भी हो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होता है बच्चों जितना आर एक्स होगा और जितना न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि जितना आर एक्स होगा उतना मार खाएगा, जितना न्यूक्लियोफाइल होगा उतना मारेगा। हेलो, और इसका पावर क्या है बच्चों? इनके कंसंट्रेशन की पावर क्या है? 1। स्क्वायर ब्रैकेट हम जब भी लगाते हैं इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स रेज टू द पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रेज टू द पावर 1। अब ये पावर 1 है, हाफ नहीं है, 2 नहीं है, ये हमको कैसे पता चला? Experiment. कई लोग कहेंगे नहीं सर हमें तो एक्सपेरिमेंटली नहीं पता चला, हम तो ऐसे ही सोच सकते हैं कि सर देखो एक आर एक्स था और एक न्यूक्लियोफाइल था, ये अटैक किया, ये निकला। अबे तूने ये मैकेनिज्म भी ये एक्सपेरिमेंटल डेटा के आधार पे सोच के बनाई है। हेलो, Yes, sir. यहाँ तक जो मैंने आपको थ्योरी भी गाना गाया है ना, वो थ्योरेटिकल गाना भी मैंने ये एक्सपेरिमेंटल आधार को दिमाग में रखते हुए गाया है। हम ही थोड़ी न्यूक्लियोफाइल दिखाता है कि बैक साइड अटैक कर रहा है नहीं कर रहा। हेलो, Yes, sir. ठीक, Yes. आगे बढ़ते हैं, हटा दूँ? Yes, sir. चलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से, और होता क्या है ये लिखेंगे, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा अगर आपने देखा हो, ऑब्वियसली ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, मतलब अरे सर रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या क्या पावर है और कितने रिएक्टेंट है, ये एक्सपेरिमेंटली ना डिटरमाइन किया गया है।
कि एक मिस्त्री और 2 लेबर, ये हम देख के ना एक्सपेरिमेंटली ना बता पाएंगे। हाँ, तो बेटा ये जो पावर्स है ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, इन पावर्स का समेशन को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स की टेक्निकल भाषा में। तो अगर आपसे कोई पूछे SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वो 2 है। क्यों? 1 + 1 2, तो नीचे लिखा है दैट इज N = 2। आप लोग ऐसे लिख देना 1 + 1 = 2। बोर आ जाओगे कि समझ जाओगे? ये क्या होता है सर? लो बच्चों, अगर एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं तो उस स्टेप की को मॉलिक्युलरिटी को रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी मानता है, जो रेट डिटरमाइनिंग होता है। अब थोड़ा सा इसका मतलब समझो। जैसे बेटा अभी मैंने क्या कहा, अभी फिलहाल SN2 कितना स्टेप प्रोसेस था? सिंगल स्टेप था। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ स्टेप्स की टेंशन है ही नहीं। सिंगल स्टेप में एक मॉलिक्यूल है RX और दूसरा मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोफाइल। ये 2 ही मॉलिक्यूल हैं जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं ना बच्चों, एज अ रिएक्टेंट। हेलो? यस सर। तो जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करते हैं, उनकी संख्या को हम मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। हेलो? यस सर। फिलहाल SN2 ये वाले मैकेनिज्म में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में? 2। तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? 2। आप लोग को लग रहा होगा कि सर ऑर्डर भी तो यही था। नहीं, ऑर्डर क्या था बच्चों? ऑर्डर था सम, हाँ, ऑर्डर था समेशन ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और वो कंसंट्रेशन का जो भी पावर है वो हमें पता कैसे चलेगा? एक्सपेरिमेंटली। और वो एक्सपेरिमेंटल दिमाग लगा के जब हम एक थ्योरी बनाएंगे और उस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में, थ्योरेटिकल मैकेनिज्म में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, कौन से स्टेप में? स्लोएस्ट स्टेप में। फिलहाल ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, तो यही स्लोएस्ट स्टेप भी होगा, यही फास्ट भाई एक स्टेप है, तो सभी कुछ वही है। इसमें जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। तो फिलहाल मॉलिक्युलरिटी 2 है और ऑर्डर भी 2 है। सर इस हिसाब से तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी हमेशा बराबर ही होना चाहिए। नहीं बेटा। क्यों सर? कहाँ नहीं होता है? आगे देखेंगे बेटा। फिलहाल आपके लिए टेंशन नहीं है, आपको रिएक्टेंट और मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी बराबर है। हेलो? आगे बढ़ जाऊँ? यस सर। इतना लिख लिया सबने? मॉलिक्युलरिटी ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज 2। ठीक है, लिख लो। और यहीं से तो इसका नाम आया है, तब तो नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। मॉलिक्युलरिटी 2 है इसलिए तो बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। अब सर ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी अलग कैसे हो सकता है? हमें तो लग रहा है दोनों सेम चीज़ है, तो अभी लगता रहे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सच्चाई है 99% तो सेम ही चीज़ है। 1% फर्क है, हाँ, आपको दिख भी जाएगा आगे। चलो, SN2 में बच्चों आगे लिखते हैं पॉइंट क्रमांक, कैरेक्टरिस्टिक क्रमांक स्मॉल f लिखेंगे। SN2 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और लेस पोलर सॉल्वेंट। इंग्लिश लिखते रहिए, हिंदी मेरी सुनते रहिए। बेटा अगर आपको सॉल्वेंट पूछा जाए कि SN2 में कैसा सॉल्वेंट फेवरेबल है, तो बेटा शायद आपको पता होगा कि सर पोलर सॉल्वेंट यानी कि पानी जैसा सॉल्वेंट तो आयंस बनाता है। क्या बेटा इस पूरे रिएक्शन में कहीं भी आपने देखा कि अल्काइल हैलाइड टूट के कार्बन प्लस और X माइनस, यानी कि कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन और X माइनस, मतलब कार्बोकैटायन कहीं भी बना है? क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंटरेस्टेड है। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन का कंपाउंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान कभी भी कार्बोकैटायन यानी कि कार्बन पे प्लस चार्ज आया है, इसने आयन का स्वरूप लिया है? नहीं सर। क्यों सर? ले भी तो सकता था, C-Bond X की पोलैरिटी भी तो होती है बेटा। ये तभी ले सकता है जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करने के लिए तैयार ना हो। मतलब हम चाह रहे हैं यहाँ कार्बन कार्बन प्लस बनाए भी नहीं, तो हम कैसा सॉल्वेंट पिक करेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि हमको वैसे भी कार्बन को
कार्बोकेटाइन बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। हेलो, हमारा काम न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड अटैक से हो रहा है। हेलो हेलो। Yes, sir. तो अगर Yes, आपसे sir. कोई पूछे कि SN2 मैकेनिज्म ज़्यादा शिद्दत से कराने के लिए आपको अल्काइलाइड और न्यूक्लियोफाइल को किस सॉल्वेंट में घोलना चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो कि कम पोलर हो। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन को मुझे फॉर्म कराना ही नहीं है, तो मुझे पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता तो तब पड़ेगी ना जब मैं कार्बोकेटाइन फॉर्म करवाना चाहूँ। हेलो हेलो। Yes, sir. तो ये बात तो हमको यहाँ समझ में आ गई, लेकिन ये जो फोटो है ना, यहाँ मैं दूसरी चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा किसी भी न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक तभी संभव है जब ये कार्बन से जुड़े ये जो ग्रुप्स हैं ना, ये ज़्यादा बल्की ना हो। क्योंकि ये बल्की हुए ना बेटा, तो ये मान लो बल्की ग्रुप है तो मुंह निकाले खड़े हो जाएंगे, तो न्यूक्लियोफाइल को जगह ना मिलेगी बैक साइड अटैक करने की। हेलो हेलो हेलो। तो एक बार फिर से ये बात फोटो बना लीजिए, ऊपर की इंग्लिश शायद आप लिख चुके हो, एक बार फिर से फोटो बना लो। SN2 में बैक साइड अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है कार्बन पे, लेकिन ये कार्बन कैसा होना चाहिए? लिखा है लेस हिंडर्ड कार्बन, HINDERED, मतलब जिसमें भीड़ भाड़ कम हो। बेटा लेस हिंडर्ड कार्बन सबसे अच्छा कौन सा होगा? सर जिसमें एक भी अल्काइल ग्रुप ना हो, यानी कि मिथाइल हैलाइड। उससे थोड़ा सा कमजोर होगा, मान लो एक अल्काइल ग्रुप हुआ, यानी कि 1 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री, और सबसे खराब 3 डिग्री। 3 डिग्री एकदम ही घिरा हुआ होगा। हेलो, बोलना पड़ेगा। Yes. तो फिर से एक बार ये फोटो बना दो और ये लिख दो कि लेस हिंडर्ड होना चाहिए, तब जाके न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा। और ये देखो ओरिएंटेशन इन्वर्ट हो गई, ये वाला बॉन्ड जो इधर था लेफ्ट तरफ, ये राइट हो गया। ये जो वेज लेफ्ट तरफ था, ये वेज राइट हो गई। ये जो डैश है लेफ्ट तरफ था, ये राइट हो गया, और X माइनस निकल गया इन फॉर्म ऑफ लीविंग ग्रुप। ऊपर की इंग्लिश लिखी चुकी हो, मैं थोड़ा सा और खसका देता हूँ। मॉलिकुलरिटी इसकी क्या है? 2। एक्सपेरिमेंटली मुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन RX की पावर 1 है, न्यूक्लियोफाइल की पावर 1 है, मतलब ऑर्डर होगा 1 + 1 2। ये बार बार मैं जान के दोबारा लिखवा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। अब ये जो मैंने आपसे कहा कि लेस हिंडर्ड होना चाहिए, इसके चक्कर में आप रिएक्टिविटी भी देख सकते हो अल्काइलाइड की। तो कैपिटल G लिखेंगे, मतलब नेक्स्ट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल g, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे ऑफ अल्काइलाइड RX इन SN2। रिएक्टिविटी देखेंगे SN2 में, इतना लिखो तो हाँ बोलो। रिएक्टिविटी में लिखते हैं बच्चों सबसे पहले केस 1, व्हेन X एटम इज सेम, मतलब ये कह रहा है हम हेलोजन सेम रखेंगे और R बदलेंगे, फिर रिएक्टिविटी चेक करते हैं। देखो ये मैं आपको शायद बता भी चुका हूँ भाई, हेलोजन एटम मान लेते हैं ब्रोमीन है, तो वो तो लीव करने की क्षमता बराबर होगी, क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड लेंथ तो बराबर ही होगी। अब कार्बन का नेचर पे बात आती है। अगर कार्बन CH3 है, मतलब बच्चों इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, तो हिंड्रेंस पीछे क्या होगा? निग्लेजिबल। इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी? मिथाइल हैलाइड की। फिर उसके बाद अगर मान लो कार्बन भीड़ बढ़ानी है, तो सबसे पहले भीड़ बढ़ाओगे आप एक अल्काइल ग्रुप लगा के, तो 1 डिग्री। वो अल्काइल ग्रुप कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ रहा। फिर अगर 2 लगा दोगे तो 2 डिग्री, 3 लगा दो 3 डिग्री। जैसे जैसे आप ये जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें अल्काइल ग्रुप जोड़ते जाओगे, वो बल्कि होता जाएगा, हिंड्रेंस आता जाएगा, बैक साइड अटैक बाधित हो जाएगा। तो सबसे अच्छा मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, सबसे खराब 3 डिग्री। एक्चुअल सच्चाई ये बेटा कि 2 डिग्री 3 डिग्री में रिएक्टिविटी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि लगभग क्लोज टू ज़ीरो। मतलब कभी भी 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 से रिएक्शन करने का प्रयास करेगा ही नहीं। क्लोज टू जीरो मतलब समझ रहे हो? हेलो, अरे बोलना पड़ेगा भाई। Yes, sir. चलो लिखो तो हाँ बोलो। केस 2 लिखेंगे बच्चों। केस 2 है व्हेन R इज सेम, मतलब अब मैं कार्बन का ग्रुप सेम रख रहा हूँ, मैं हेलोजन अलग कर रहा हूँ। ये तो बहुत आसान है सर, कैसे? क्योंकि सर अगर कार्बन सेम है और आप I बदल रहे हो, तो सर ये तो बात बॉन्ड लेंथ पे आ जाएगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ ही क्राइटेरिया होता है। कौन सबसे आसानी से टूटेगा? वही जल्दी रिएक्शन करेगा जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा पहले टूटेगा RI, फिर RBr, फिर RCl और RF, सबसे कम RF। हेलो, Yes. Yes, sir. हो गया सर।
चलो ये लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, ये नीचे जो सॉल्वेंट है, कभी कुछ ने बच्चे ने कोई सवाल वाल किए होंगे तो कुछ निष्कर्ष अपना लिखा होगा। लेकिन देखो अच्छा बच्चा है, पढ़ाई कर करके निष्कर्ष भी अपना लाल पेन से लिखता जा रहा था। चलो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट ये हो गया बच्चों बात SN2 की। अब बात करेंगे SN1 की। तो SN2 को आपने क्या लिखा हुआ था बच्चों? रोमन नंबर 1 ना, पॉइंट क्रमांक 2 में। Yes, sir. तो यहाँ से फिर से लिख लो बेटा, पॉइंट क्रमांक 2 ही अभी भी चल रहा है, उसमें रोमन नंबर 2 है, ऐसे लिख लो। अब लिखेंगे SN1। पूरा नाम क्या था? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। और फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक। इसके कैरेक्टरिस्टिक जानने की प्रयास करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे बच्चों पहला स्मॉल ए।